नमस्कार। गणित विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कक्षा का विषय है अभाज्य गुणनखंडन। और फिर हम अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करेंगे। हम पिछली कक्षाओं में गुणनखंड, फैक्टर्स, गुणज मल्टीपल्स, कोफैक्टर, सर्वनिष्ठ गुणनखंड और को मल्टीपल्स, सर्वनिष्ठ गुणज और फिर उनकी सहायता से हम एचसीएफ और एलसीएम यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर चुके हैं। इस कक्षा में हम अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है। किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। अभाज्य गुणनखंडन किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, टू शो और रिप्रेजेंट a number as the product of prime numbers। किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिखना उसी को अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है और इस नंबर को आपने अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो लिख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो या फिर एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जो या तो एक से भाग होती हैं या फिर स्वयं से भाग होती हैं और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होती, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं कुछ शुरुआती, जो प्राकृत संख्याओं के अंदर शुरुआती अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 और इसी प्रकार से चलती जाएंगी। जो अभाज्य संख्याएं हैं वो असीमित हैं, अपरिमित हैं, अनकाउंटेबल है, वो इनफाइनाइट है। वो मान लीजिए आपने एक संख्या है 60 और इसको अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 60 को देखते हैं कि सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या है वो किस अभाज्य संख्या से भाग हो जाती है। तो सबसे पहले जो है ये 60 2 से भाग हो जाती है, तो 2 से भाग करते हैं इसको। तो ये आपका जो है भागफल 30 प्राप्त होता है। उसके बाद जो भागफल है आपका वो पुनः देखते हैं कि वो किस अभाज्य संख्या से भाग हो जाता है। तो ये पुनः 2 से भाग हो जाता है, तो ये हो गया आपका 15। उसके बाद फिर से देखते हैं जो ये भागफल है आपका वो किस अभाज्य संख्या से भाग होता है। अब ये 2 से भाग नहीं होता, अभी 3 से भाग हो जाता है और आपका भागफल आता है 15। जो 5 है वो खुद एक अभाज्य संख्या है। तो अब 60 को लिखते हैं। सबसे पहले आप 60 को लिख देंगे 2 गुणा में 30। अब जो 30 है इसको आप लिख देंगे 2 गुणा में 15 और जो 15 है इसको फिर लिख देंगे आप 3 गुणा में 5। इसलिए जो आप 60 है उसके जो अभाज्य गुणनखंडन है
वो क्या होगा, 2 गुणा में 3 गुणा में 5। और अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसके, 2, 3 और 5 होंगे। आप इसको अगर मान लीजिए आपके पास कोई अभाज्य संख्या है जो 1 से ज्यादा बार आती है, तब आप उसको घात रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी 2 की घात 2 गुणा में 3 और गुणा में 5। किसी संख्या को a टू द पावर b, a की घात b इस रूप में लिखना, इसको घात रूप बोलते हैं। और जिसमें a है वो आधार होता है और जो b है वो घातांक होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जिसमें जो a है वो आपका बेस होता है, आधार, और ये आपका एक्सपोनेंट होता है, घातांक होता है। तो इस प्रकार से जो 60 है, आप 60 को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 या 2 की घात 2 गुणा में 3 गुणा 5 अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन। कुछ और संख्याएं करते हैं और उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। यहां पर कौन कौन सी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, जो पहले भी लिखी थी हमने, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ये आगे भी चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। एक क्वेश्चन लिखता है आपके सामने 144। तो क्या करते हैं, 144 देखते हैं किस अभाज्य संख्या से भाग हो जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और ये 2 से भाग हो जाता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 72। और ये अब ये जो भागफल है इसको पुनः करते हैं कि ये किससे भाग हो जाता है, ये 2 से भाग हो जाता है 36। भागफल को पुनः भाग करते हैं, 36 को फिर 2 से भाग कर देते हैं और भागफल आपको हो जाता है प्राप्त 18। और इसी प्रकार से 18 को फिर से भाग करते हैं 2 से और ये आपका भागफल हो जाता है 9। और 9 को भाग करते हैं, अब 2 से भाग नहीं होगा, अब ये 3 से भाग हो जाएगा। तो ये 3 से 9, 3 तिया 9, और जो ये 3 है खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अब यहां पर इसको छोड़ देते हैं। यानी आप 144 को लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुणा में 72। फिर लिखते हैं आप 2 गुणा में, अब 72 को लिख देते हैं 2 गुणा में 36। अब 36 को फिर लिख देते हैं 2 गुणा में 18। फिर लिख देते हैं 18 को 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और 18 को लिख देते हैं 2 गुणा में 9। फिर लिख देते हैं इसको 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और 9 को लिख देते हैं 3 गुणा में 3। अगर इसको घात के रूप में लिखें तो ये 2 जो है 4 बार गुणा है, इसलिए 2 की घात 4 हो जाएगी, और 3 जो है 2 बार गुणा है तो 3 की घात 2 हो जाएगी। यानी आप 144 को लिख देंगे किस प्रकार से, 2 की घात 4 और 3 की घात 2। अब बार बार इस तरीके से भाग करना थोड़ा सा लंबा हो सकता है आपके लिए, तो इसके लिए हम एक अन्य विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं किस संख्या से भाग हो जाता है और जो भागफल है वो लिखते जाते हैं सीधा ही, हर बार इस तरीके से भाग नहीं करते। देखिए कैसे करते हैं। ये 144 है, इसके आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आप देख लेते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं और देख लेते हैं कि ये किस संख्या से भाग होती है, 2। और जो भागफल आता है आप उसको इस संख्या के ठीक नीचे लिख देते हैं। अब देखते हैं ये संख्या किससे भाग हो जाती है, 2 से, भागफल नीचे लिख देते हैं। फिर ये 2 से भाग हो जाती है, भागफल नीचे लिख देते हैं। फिर ये 2 से भाग हो जाती है 9, और फिर ये 3 से भाग हो जाएगी।
अब इसको लिखते हैं 144। 2 कितनी बार आया है? 1, 2, 3 और 4, यानी 2 की घात 4 हो जाएगी। और 3 कितने बार आया है? 2 बार, तो 3 की घात हो जाएगी आपके पास। तो इस प्रकार से आप जो है किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। कुछ और संख्याएं करते हैं जिनके लिए अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। जैसे 125 है और मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 200 और एक और संख्या कर लेते हैं यहां पर 95। तो 125 की गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से भाग नहीं होगा, 3 से भी भाग नहीं होगा, क्योंकि 2 में विभाज्यता के नियम है उनका प्रयोग करेंगे। 2 से भाग नहीं होगा, इकाई का जो इसका 5 है। 3 से भी भाग नहीं होगा क्योंकि अंकों का जो योग है वो 3 से भाग नहीं होता। उसके बाद ये 5 से भाग हो जाता है और 5 से भाग होता है तो 25, फिर ये 5 से भाग हो जाता है और 5 यहाँ पे खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं और 125 को लिखते हैं। 5 कितनी बार आया है? 1, 2, 3। या तो इसको ऐसे लिखिए 5 गुणा 5 गुणा 5, या फिर घात के रूप में लिखेंगे तो 5 की घात हो जाएगी 3। 200 को लिखते हैं, 200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड अंतर है दोनों में। जब आप गुणनखंड लिखते हैं तब अलग तरीके से लिखते हैं, और जो अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं उनको हमेशा गुणा के रूप में लिखते हैं। एक बार समझिए उदाहरण के लिए, मान लीजिए यहां पर एक अन्य संख्या लेते हैं 36। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 2 से 18 हो जाएगा, 2 से 9 और 3 से 3। यानी आप 36 को लिखेंगे 2 की घात 2 हो जाएगी और 3 की घात 2। लेकिन जब 36 के आपने गुणनखंड लिखने हैं तब आप क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36। तो अब आपने लिखना है कि जो 36 है वो किस किस से भाग होती है। तो 36 जो है आपकी 1, 2, 3, 4, 6, 9, क्योंकि 6 को 6 को 36, 9 चौके 36, 12 तिये 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। जब आप गुणनखंड लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, और अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो उसको गुणा के रूप में लिखते हैं। आगे आपके पास 95 को कैसे लिखेंगे? अभी 2 से भाग नहीं होता, ना ही 3 से भाग होता है, तो आगे 5 आता है आपका, 5 से भाग हो जाता है। तो 5 से भाग होगा तो 5 एकम 5 और 5 नहीं में 45। 19 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए आप 95 को लिखेंगे 5 गुणा में 19। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या को आप शुरुआत करेंगे 2 से और तब तक 2 से भाग करते जाएंगे जब तक वो संख्या 2 से भाग होती है। उसके बाद 3 से भाग करेंगे, 5 से, इस प्रकार क्रम से भाग करेंगे तो आपको जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने में आसानी होगी। और इसको हमेशा आपने क्रम से ही करना है। आपने ऐसा नहीं है कभी इसको 3 से भाग कर दिया, कभी आपने 5 से भाग कर दिया और मन मर्जी से, ऐसा ना करें। आपको सुविधा रहेगी, आप पहले 2 से भाग करिए और तब तक 2 से भाग करते रहिए जब तक आपका जो भागफल है तो 2 से भाग हो जाता है। फिर उसके बाद 3 से देखिए, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, सॉरी 7 से, फिर 11, 13, 17, 19 और आगे चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास हम किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं इस प्रकार से। आगे करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से हम एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं। आपके पास क्वेश्चन होगा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम of the followings with by prime factorization। यानी अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से आपने एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है। कुछ क्वेश्चन करते हैं और किस प्रकार से करते हैं ये देखना है आपने। मान लीजिए आपके पास संख्या है 36 और संख्या है
54। और आपने HCF और LCM ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं के लिए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वो बड़े से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग करती हो। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वो छोटे से छोटी संख्या जो इन दोनों से भाग हो जाती है। तो सबसे पहले आप 36 के फैक्टर करते हैं। तो 36 के फैक्टर करेंगे तो 2 से 18 और 2 से 9 और फिर ये 3 से 3। और चौवन के भी करते हैं इसी प्रकार से। 2 से हो जाएगा 27, अभी 2 से भाग नहीं होता आगे। अब 3 से करते हैं, 3 से 3 में 27, फिर 3 से करते हैं 3 तिया 9। तो लिखते हैं 36 को लिखते हैं आप 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। और चौवन को लिखते हैं आप 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। या फिर इसको आप जो है जब घात के रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे। 36 लिखेंगे 2 की घात 2 और 3 की घात 2। और चौवन को लिखेंगे आप 2 की घात 1 हो जाएगी और 3 की घात आपके पास 3 हो जाएगी। तो इस पहले यहां से करते हैं कि HCF और LCM कैसे करेंगे और फिर घात के रूप में जब लिखी गई है संख्याएं तो उनको कैसे करेंगे। जब आप LCM ज्ञात करते हैं पहले ये देखिए कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कॉमन है। तो ये 3 हो जाएगा, एक और 3 हो जाएगा और एक ही आपके पास 2 हो जाएगा। अगर आपको 2 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, कितनी भी संख्याएं दी गई हो अभाज्य गुणनखंडों के अंदर जो भी आपके पास कॉमन आई है अभाज्य संख्याएं जो उभयनिष्ठ हैं या सर्वनिष्ठ हैं तो उनके जो गुणा होंगे वो आपके पास HCF होगा। तो HCF करेंगे 36 का और चौवन का क्या हो जाएगा, जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है अभाज्य संख्याएं तो ये हो जाएगा 2, फिर उसके बाद ये 3 और ये 3। तो 3 3 9 9 दूनी 18। तो HCF हो जाएगा आपके पास 18। और उसके बाद LCM करते हैं 36 का और चौवन का। तो कैसे करेंगे, जो आपके आए हैं कॉमन फैक्टर वो लिख देंगे। उसके बाद इनके अलावा जो भी रह गया है चाहे वो किसी भी संख्या में हो, चाहे वो 36 में है चाहे चौवन में है। अभी यहाँ पे मैं 2 संख्याओं की बात करता हूँ, इस बात का ध्यान रखें। जब 3 संख्याएं होंगी तब अलग तरीके से होगा, 4 संख्याएं होंगी 5 होंगी तो उसमें कैसे करेंगे। तो ये आपके पास एक गुणनखंड यहाँ पे रहता है 2 और दूसरा यहाँ पे रहता है 3। तो ये 18 है पहले ही आपको पता है गुणा, और 18 3 चौवन, चौवन दूनी 108। यानी बड़े से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग करती है वो 18 है और छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से भाग हो जाती है वो आपके पास 108 है। ये हमने HCF LCM किया। जब ये घात के रूप में लिखी गई हैं संख्याएं तब कैसे करते हैं, HCF कैसे ज्ञात करते हैं और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। जब आप HCF ज्ञात करते हैं तो जो भी संख्याएं आपके पास आई हैं, जो भी अभाज्य संख्याएं हैं आप वहीं से ले सकते हैं, 2 3 5 7 जो भी थे आपके पास। तो उनकी जो न्यूनतम घात आई है चाहे वो किसी भी संख्या में हो वही आपने लेनी है। जैसे आपके पास 2 है, 2 की घात 2 यहाँ पे है, 1 घात यहाँ पे है। तो आप क्या करेंगे, जो न्यूनतम घात है यहाँ पे 1 घात है न्यूनतम, तो यह हो जाएगी आपके पास 2 की घात 1। और 3 की जो न्यूनतम घात है वो आपकी 36 में है, क्या है वो 3 की घात 2 है। तो ये जो होगा आपके पास HCF देगा आपको 3 की घात 2 9 और 9 दूनी 18। उसके बाद LCM में क्या है, जो अधिकतम घात होगी आपके पास चाहे वो किसी भी संख्या में हो। जैसे यहाँ पर आपकी 2 की घात 1 है लेकिन अधिकतम घात आपके पास 2 की घात 2 है, वो लिख देंगे। और 2 की घात जो 3 है वो आपके पास अधिकतम घात नीचे है, तो ये 3 की घात 3 हो जाएगी। तो 3 की घात 3 से 3 3 9 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। और ये आपके पास LCM और HCF हो जाएगा। जब आप संख्याओं को घात के रूप में लिखते हैं तो आपके लिए LCM और HCF निकालना ज्यादा आसान होगा। आप HCF कैसे निकालेंगे, चाहे वो किसी भी अभाज्य संख्या की न्यूनतम घात किसी भी संख्या में आई हो वो लेंगे, चाहे वो 2 है 3 है 5 है 7 है। और जो अधिकतम घात आई है चाहे वो किसी भी संख्या में हो अभाज्य संख्या की, वो आपकी जो है LCM में होगी। यहां पर क्या होगी, न्यूनतम घात, और यहां पर अधिकतम घात। यानी घातांक देखना है अपने। यहां पर देखिए इन दोनों में 2 में आपके पास यहां पर देखिए 2 की अधिकतम घात क्या है, 2 है, यहां पे आ जाएगी। और यहां पर 3 की अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगी। इसी प्रकार से जो न्यूनतम घात है 2 की 1 है यहाँ पर,
और 2 है यहाँ पर, ये 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है HCF और LCM को ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण करते हैं कि किस प्रकार से होगा। आपके पास संख्याएं हैं 50 है और 18 है। आपने इनके लिए HCF और LCM ज्ञात करना है। कैसे करें? तो सबसे पहले 50 की फैक्टर करेंगे आप, अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर करेंगे, तो ये 2 से 25 हो जाएगा और ये 5 से 5 हो जाएगा। और 18 में 2 से 9 हो जाएगा और ये 3 से 3। आप 50 को लिखेंगे 2 गुणा में 5 गुणा में 5 और 18 को लिखेंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 3। इस प्रकार से लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या है? प्राइम फैक्टर कॉमन क्या है आपके? 2 है। तो HCF क्या हो जाएगा आपके पास? और कुछ नहीं है तो 2 हो जाएगा सिर्फ। अगर ये 2 से 1 से ज्यादा संख्या होती कॉमन है तो उनकी गुणा हो जाएगी। उसके बाद आपका जो है LCM आपने निकालना है। तो LCM के लिए क्या करेंगे आप? जो कॉमन फैक्टर है वो भी लिखेंगे और जो संख्या रहती हैं बाकी वो भी लिखेंगे। यानी ये 5 रह गया था, ये 5 रह गया था, इनको भी गुणा करेंगे और ये 3 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे ये रहता है, इनको भी गुणा करेंगे आप। तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 3 45 और ये आपका 450 हो जाएगा। LCM 450 हो जाएगा और HCF आपका 2 हो जाएगा। और जब ये घात रूप में लिखे गए हैं तब कैसे करते हैं इसको? 50 को लिखेंगे 2 गुणा में 5 की घात 2 और 18 को लिखेंगे 2 गुणा में 3 की घात। तो HCF क्या हो जाएगा आपका? HCF जो है न्यूनतम घात होगी। तो न्यूनतम घात जैसे ये 2 है, 2 की घात 1 यहाँ पे है, 2 की घात 1 यहाँ पे है। तो उसके बाद तो ये 2 की घात 1 जो है चाहे कहीं से भी लें वो HCF में हो जाएगी। अब देखते हैं 3 की न्यूनतम घात क्या है आपके पास। 3 की घात 2 है आपके पास, लेकिन अगर ऊपर वाली संख्या देखें तो ऊपर वाली संख्या में जो है 3 नहीं है, यानी आप यहां पर 3 की घात 0 लिख सकते हैं। तो ये जो न्यूनतम घात होगी अब क्या हो जाएगी आपके पास? 3 की घात 0, यानी ये 1 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की आपने जरूरत नहीं है। अब इसमें देखते हैं 5 की घात क्या है। तो 5 की घात 2 है ऊपर, लेकिन इस संख्या में जो 18 में है 5 की कोई घात नहीं आई है, यानी इसको आप 5 की घात 0 लिख सकते हैं। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी आपका जो HCF होगा वो कैसे होगा? सिर्फ 2 की घात 1 से होगा। क्या हो जाएगा आपका HCF? 2। अब बात है LCM की। LCM में क्या करते हैं आप? अधिकतम घात लेते हैं 50 और 18। अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। उसके बाद 3 की अधिकतम घात क्या है? 2 है और 5 की अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो ये गुणा करते हैं 2 3 3 9 और 5 5 25, 25 दूनी 50 और ये कुछ इस प्रकार से 450 हो जाएगा। घात के रूप में जब आप लिखते हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा आसान होगी। एक अन्य उदाहरण करते हैं किस प्रकार होगा ये। मान लीजिए आपके पास 2 संख्याएं दी गई हैं इस प्रकार से, और आपने इन संख्याओं के लिए LCM और HCF निकालना है। तो प्राइम फैक्टर करते हैं दोनों संख्याओं के। 3 से 9 हो जाएगा और 3 से 3, और ये आपके पास 8 है, तो ये 2 से 4 और 2 से 2 हो जाएगा। तो 27 को लिखेंगे 3 गुणा में 3 गुणा में 3, और फिर उसके बाद 8 को लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अब HCF क्या होता है आपके पास? जो मैक्सिमम कॉमन आया है वो आपके पास HCF होता है। तो लेकिन अगर इनको देखें आप तो इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन कहा जा सके।
इसमें सिर्फ 3 आया है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, इसमें सिर्फ 2 आया है, यानी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है दोनों में। तब आप क्या करेंगे HCF के लिए? अगर आपके पास ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई भी अभाज्य संख्या आपके पास उभयनिष्ठ गुणनखंडों में नहीं आई है, तब आपके पास HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को भाग करती है। मान लो अगर कोई संख्या और नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को भाग करती हो, तब एक ऐसी संख्या जरूर होगी जो इन दोनों को भाग करेगी, इसलिए ये आपके पास HCF हो जाएगा। और जो LCM है वो क्या हो जाएगा? 27 का और 8 का। अब ये भी कॉमन में नहीं आया है, कोई भी इनमें से भी कुछ भी कॉमन में नहीं आया है, तो ये भी आ जाएगा इसमें LCM में, और ये संख्या भी आपकी LCM में हो जाएगी। ये क्या है आपके पास? पहली संख्या है 27 और ये क्या है आपके पास? दूसरी संख्या है 8। यानी अगर आपके पास दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF 1 है, तो उनका LCM क्या होगी? दोनों संख्याओं की गुणा हो जाएगी। अगर आपके पास ऐसी संख्याएं हैं, दो संख्याओं की बात है इसमें, दो से ज्यादा संख्याओं की नहीं, जब दो संख्याएं अगर आपके पास ऐसी हैं जिनका HCF 1 है, तो उनका LCM क्या होगा? दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होगा। अब इसी को अगर घात रूप में करते हैं तो कैसे करेंगे? 3 की घात कितनी हो जाएगी? 3। और 8 को करते हैं तो 3 की घात 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3। HCF क्या हो जाएगा आपके पास? किसी भी संख्या की जो न्यूनतम घात है वो HCF में होगी। तो क्या है आपके पास? कोई भी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या की जो न्यूनतम घात है वो कितनी है? जैसे 2 है, पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 की घात इसमें 3 है, लेकिन इसमें 2 की कोई आपको 2 फैक्टर नहीं दिखाई देता, इसलिए 2 की घात कितनी हो जाएगी? 0। तो ये 2 की घात 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से जो 3 है, तो 3 में इसमें तो 3 घात है लेकिन इसमें कोई घात नहीं, इसलिए इसको 3 की घात 0। आपके पास कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 0 है वो 1 के बराबर होगी, लेकिन जो a है वो खुद जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है भाई 0 की घात 0 जो है वो 1 के बराबर नहीं होती। बाकी किसी भी संख्या के लिए, चाहे वो 5 की घात 0 है वो भी 1 के बराबर होगी, चाहे 100 की घात 0 है वो भी 1 के बराबर होगी, और चाहे -100 है उसकी घात अगर 0 है वो भी 1 के बराबर होगी, लेकिन 0 की घात 0 कभी 1 के बराबर नहीं होगी। अब HCF है तो न्यूनतम घात इसमें 3 है, इसमें 0 है, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। उसके बाद LCM करते हैं, तो जो अधिकतम घात होगी वो आपने लेनी है। अधिकतम घात इसमें 2 की घात 3 है, उसमें 0 है, तो 2 की घात 3 हो जाएगी, और ये 3 की घात 3 हो जाएगी। ये आपके पास एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो ये जो भी आता है किसके बराबर होगा? दोनों संख्याओं की गुणा होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होगा उनको हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं। तो आप ये हमने जो है अभी तक 2-3 क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने दो संख्याओं के लिए HCF और LCM को ज्ञात किया है। मान लीजिए अगर आपके पास 2 से ज्यादा संख्याएं दी हो, तब आप HCF और LCM को कैसे ज्ञात करेंगे? ये आपके पास 3 संख्याएं दी गई हैं, तो इन संख्याओं के लिए आपने HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF यानी वो बड़े से बड़ी संख्या जो तीनों को भाग करती हो वो आपके पास HCF होगी, और LCM वो छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से भाग हो जाती है वो आपके पास LCM होगी। तो करते हैं, हम पहले भी इनके गुणनखंड कर चुके हैं, इसलिए मैं सीधा जो है गुणनखंड लिखता हूं इनके। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 8 हो जाएगा आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 2, और जो 36 है आपके पास हो जाएगा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। अब HCF क्या होगा?
जो तीनों के अंदर आया हो आपके पास वो HCF में होगा, 27 का, 8 का और 36 का HCF। तो इनमें अगर आप देखेंगे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों के अंदर आई हो, इसीलिए जो आपका HCF हो जाएगा 1। क्योंकि एक अगर कोई और संख्या नहीं है ऐसी जो दी गई संख्या को भाग करती हो, तब आपके पास एक ऐसी संख्या जरूर होगी जो दी गई 3, 4, 5 या कितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी को भाग करती होगी। अब बात रहेगी आपकी एलसीएम की। एलसीएम है आपका 27 का, 8 का और 36 का। जब दो संख्याएं थी तो आप अगर कुछ कॉमन नहीं आता था HCF 1 हो जाएगा और जो एलसीएम है वो दोनों संख्याओं की गुणा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो आप देखेंगे क्या कि दो संख्याओं के अंदर कुछ कॉमन है, तो वो कॉमन जो है आप जरूर निकालेंगे। जैसे एक यहाँ पे कॉमन है, एक ये, और इसी प्रकार से एक 3 जो है ये हो जाएगा कॉमन, और 1 और 3 जो है यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो ये जो आप पहले देखेंगे 3 संख्याओं के अंदर कुछ कॉमन हो, कुछ नहीं है तो 2 संख्याओं पे आ जाएंगे, और उसके बाद जो बाकी रह गया है वो संख्याएं आपकी गुणा में आ जाएंगी। तो कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो एक तो 2 हो जाएगा, एक ये 2 हो जाएगा, एक ये 3 हो जाएगा और एक ये 3 हो जाएगा। साथ ही साथ में एक 3 यहाँ पे रहता है, एक 2 यहाँ पे रहता है, तो 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब इनकी जो गुणा होगी वो आपके पास इन संख्याओं के लिए एलसीएम होगा, तो क्या हो जाएगा 9, 27 दूनी 54 दूनी 108 और दूनी 216। अब अगर ये घात के रूप में लिखी गई हैं तब किस प्रकार से करते हैं इनको। ये है 27 को आप लिख देंगे 3 की घात 3, 8 को आप लिख देंगे 2 की घात 3 और 36 को आप लिख देंगे 2 की घात 2 और 3 की घात 2। ठीक है। अब HCF ज्ञात करते हैं। HCF क्या होगा आपके पास, किसी भी अभाज्य संख्या की जो न्यूनतम घात आई होगी आपके पास वो HCF हो जाएगी। यानी इसमें देखिए आप 2 के लिए करते हैं तो 2 की घात 3 है इसमें, उससे छोटी घात 2 की घात 2 है। लेकिन इस संख्या की अगर बात करें तो इसमें 2 की घात कितनी है, 0 है, आई नहीं है, इसलिए 2 की घात 0 हो जाएगी। न्यूनतम घात क्या होगी, 2 की 0। अब 3 के लिए करते हैं तो 3 की घात 3 है, 3 की घात 2 भी है, लेकिन इस संख्या में कोई घात नहीं आई है 3 की, इसलिए आप इसको 3 की घात 0 कह सकते हैं। तो ये 3 की घात 0 हो जाएगी। बाकी अन्य कोई संख्या नहीं आई है इसलिए उन सभी की घात भी 0 हो जाएगी और आपके पास HCF क्या हो जाएगा, 1। अब बात करते हैं एलसीएम की। जो किसी भी संख्या के लिए अधिकतम घात आई होगी, जैसे 2 के लिए अधिकतम घात 2 है, 3 है, तो ये आपके पास 2 की घात 3 हो जाएगी। और इसी प्रकार से 3 की जो अधिकतम घात है वो क्या है, 3 की घात 3 है, तो ये भी आपके एलसीएम में हो जाएगी। और वो किसके बराबर हो जाएगा, शायद ये देख लेना भाई आपने, 3 3 9 3 27 दूनी 54 दूनी 108 और 108 दूनी 216। ठीक है, तो ये आपके पास इन संख्याओं के लिए एलसीएम हो जाएगा। घात तो विधि से करेंगे, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन कि जो एलसीएम और HCF है, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारे पास ये कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। इन संख्याओं के लिए हमने HCF और एलसीएम ज्ञात करना है, यानी वो संख्या ज्ञात करेंगे। HCF वो होगी बड़े से बड़ी संख्या जो भाग करती होगी, एलसीएम वो छोटे से छोटी संख्या जो इन सभी से भाग हो जाती है। तो प्राइम फैक्टर करेंगे, मैं सीधे ही फैक्टर लिख देता हूं इनके प्राइम फैक्टर। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 18 को लिख देंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 45 को लिख देंगे 3 गुणा में 3 गुणा में 5, और 50 को लिख देंगे 2 गुणा में 5 गुणा में 5। तो HCF क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं के लिए जो भी कॉमन आया होगा, चारों में जो कॉमन होगा वो आपने लेना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें चारों में आई है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो चारों संख्या में आई हो। तब आपके पास HCF क्या हो जाएगा, 1।
अब एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम क्या होगा इन सभी संख्याओं के लिए? चारों में कुछ कॉमन आया है, अच्छी बात है, उसको ले लेंगे। अगर चारों में कुछ कॉमन नहीं आया है तो तीन तीन पे जाके देखेंगे भी तीन तीन संख्याओं में ऐसा है क्या कोई जो तीनों में कॉमन आया हो। तो जैसे ये है, ये जो 3 आया है इन 3 संख्याओं में कॉमन है। ठीक है, क्या और भी कोई संख्या है जो किन्हीं 3 में आई हो? जैसे ये जो 2 है आपका, ये इन 3 में आया है। उसके बाद कुछ ऐसा हो जो 3 में आया हो? नहीं है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि दो दो में कुछ कॉमन आया हो। पहले 4 में देखेंगे, फिर 3 में, फिर 2 में। अब 2 में देखिए, ये जो 5 है इन 2 संख्या में आया है। उसके बाद ये जो 3 है ये इन 2 संख्या में आया है। अब जब 2 में आ गया है तो बाकी जो रह गए हैं वो संख्याएं गुणा में चली जाएंगी। तो आप करते हैं, जो एलसीएम होगा 2 गुणा में 3, ये 3 वाले लिख दिए, 3 संख्याओं में जो कॉमन है। उसके बाद ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा जो दो में कॉमन है। और जो बाकी रह गए हैं उनको भी लिख देते हैं, 2 गुणा में 2 रहता है, ये 5 रहता है। अब इन सभी के जो गुणा है आपके पास वो एलसीएम होगी। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 3 3 9 और ये आपके पास 900 हो जाएगा एलसीएम। अब अगर इसको घात के रूप में लिखते हैं तब कैसे करेंगे? तो ये 2 की घात 2 हो जाएगी और 3 यानी 3 की घात 1 हो जाएगी। 18 को कैसे लिखेंगे? 2 की घात 1 हो जाएगी और 3 की घात कितनी हो जाएगी आपके पास? 2। 45 को लिखते हैं, 3 की घात 2 हो जाएगी और 5 की घात 1। और 50 को लिखते हैं, 2 गुणा में 2 की घात 1 हो जाएगी और 5 की घात 2। सबसे पहले एचसीएफ करते हैं इन सभी संख्याओं के लिए। क्या होगा? एचसीएफ होगा जो न्यूनतम घात आई है। 2 की घात 2 है, 1 है, 1 है, लेकिन इस संख्या के अंदर कोई 2 की घात नहीं आई है, यानी 2 की घात 0 आप कह सकते हैं, इसलिए 2 की घात 0 हो जाएगी। अब 3 के लिए करते हैं, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन इस संख्या में 3 की कोई घात नहीं है, इसलिए 3 की घात 0 हो जाएगी। अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपली समझ सकते हैं। और 5 के लिए 1 घात है, 2 है, लेकिन इसमें भी कोई घात नहीं है तो 5 की घात 0 कह सकते हैं आप। इसमें भी नहीं है तो 5 की घात 0 कह सकते हैं। तो ये 5 की घात 0 हो जाएगी, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास? 1। पहले किया कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, 0 को छोड़कर बाकी संख्याओं की घात अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होगी। अब एलसीएम करते हैं इन सभी संख्याओं के लिए। जो अधिकतम घात आई होगी आप वो लेते हैं। जैसे 2 की अधिकतम घात 1 है, 1 है और 2 है, तो क्या लेंगे? 2 की घात 2 हो जाएगी। और 3 के लिए 3 की घात 0 है, 1 है और 2 है, तो 3 की घात भी 2 हो जाएगी। अब 5 के लिए करते हैं, 1 है, 2 है, तो ये 5 की घात कितनी हो जाएगी? 2। तो इसी प्रकार से 3 3 9 और ये 900 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इस कक्षा में हमने अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम को किया। आशा करते हैं कि आपको ये जरूर समझ में आएगा और आप अभ्यास करें इसके लिए, और अभ्यास से जो चीजें हैं वो आसान होती हैं। मेहनत करें, परिश्रम करें और नई वीडियो है उसकी वेट करें। धन्यवाद।